मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से इकोनॉमिक्स की क्लास में आज लेकर आई हूँ बीए फाइनल के स्टूडेंट्स को आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। फिर से एक क्विकली हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, यानी देश की प्राथमिकताओं के आधार पर देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि मान लीजिए आज हम जहाँ हैं, हमें आगे जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका प्रयोग हम एक इस तरह से करें, उस तरह से उन संसाधनों का आवंटन करें कि एक ब्रिज का निर्माण हो जाए, एक पुल का निर्माण हो जाए, जिससे कि हमें वहाँ तक जाने में क्या हो, हमारे मार्ग जो है, एक हमारे मार्ग प्रशस्त हो जाए, मार्ग हमें मिल जाए। तो एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है कि हमें जहाँ पर हम हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे, किस मार्ग पर चलना है, हमें क्या करना है, किन साधनों को लगाना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आर्थिक नियोजन, यानी जो भी संसाधन देश के पास हैं, जो भी संसाधन अर्थव्यवस्था के अंदर हैं, उन संसाधनों का उपयोग, अनुकूलतम उपयोग करते हुए एक अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्य, एक निश्चित समयावधि में, कैसे, एक निश्चित समयावधि में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी कार्यों का संपादन किया जाता है, जो भी आर्थिक गतिविधियों का संपादन किया जाता है, उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आर्थिक नियोजन की विशेषता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आर्थिक नियोजन की पहली विशेषता है केंद्रीय नियोजन सत्ता। केंद्रीय नियोजन सत्ता। देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रीय नियोजन सत्ता यानी जो भी जिस देश में आर्थिक नियोजन तथा उसको किसकी अथॉरिटी मिलती है, यानी केंद्रीय नियोजन एक सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसे संस्था को अथॉरिटी दी जाती है जो अपने देश के संसाधनों का सर्वे करके और प्राथमिकताओं के आधार पर क्या कर सके, योजनाओं को संचालित कर सके। हमारे भारत देश के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कार्य कौन करता था, ये कार्य हमारा योजना आयोग करता था। कौन सी संस्था करती थी? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना स्टूडेंट्स कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग का गठन करके सारी अथॉरिटी, यानी जो कहते हैं योजना यानी प्लानिंग का जो कार्य संपादन करेगा वो कौन सी अथॉरिटी करेगी? योजना आयोग। इसका गठन 15 मार्च 1950 को कर दिया गया था। यानी जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हमारे देश के पास बहुत सारी क्या थी, मैंने बताया था कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो उस डाउन अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए, यानी विकासात्मक कार्यों को करने के लिए
योजना आयोग का गठन किया गया, जिससे कि प्लान्ड इकोनॉमी के माध्यम से एक योजना अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि में अपने देश की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाए जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, केंद्रीय यानी जो आर्थिक नियोजन है उसकी विशेषता क्या है, केंद्रीय नियोजन सत्ता, यानी जो नियोजन, जो प्लानिंग का जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो योजना आयोग पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी विशेषता है कि निश्चित उद्देश्य कैसे होते हैं, निश्चित यानी हमें अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उद्देश्य, यानी जो भी हमारे जैसे हमने बताया कि 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी, है ना। क्या था कि जनसंख्या वृद्धि, है ना, कम उत्पादन, परंपरागत टेक्नोलॉजी, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कि किस किस क्षेत्रों में क्या है निश्चित उद्देश्य, तो इसीलिए सबसे पहले जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, है ना, 1951 से लेके 1956 का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट प्लानिंग का, तो उसमें निश्चित किया गया कि सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज पर दी गई थी, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी कृषि और कृषि से संबंधित उत्पादकता पर, क्योंकि हम खाद्यान्न आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे, यानी जितनी हमारी जनसंख्या है या जितने हमारे देश के लिए खाद्यान्न आपूर्ति चाहिए, उतना भी हमारे देश में खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। हम विदेशों पर निर्भर थे, तो उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले जो देश की प्राथमिकता थी वो थी खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भरता। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी यही रखा गया कि खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भरता। इसलिए इसके जो उद्देश्य होते हैं वो समयांतर्गत बदलते रहते हैं। तात्कालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही क्या किया जाता है, प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का आवंटन भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा है निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब है कि हर देश में जो प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है, वो अगर समग्र अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर की जाएगी, तो इसका मतलब है उसका एक लंबा पीरियड होता है। यानी इसका मतलब है निश्चित समय का मतलब है कि निश्चित समय निश्चित होता है ना। ये दो तरह से होता है, एक दीर्घकालिक प्लानिंग होती है और एक होती है अल्पकालिक प्लानिंग। तो दीर्घकालीन प्लानिंग का जो समय पीरियड होता है वो 20 से लेके 30 वर्ष 25 वर्ष होता है ना। अब इस टाइम पीरियड को मान लीजिए कि कोई भी जो उद्देश्य बनाया गया है, हमें 20 से 25 वर्ष में हमें क्या करना है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है ना। तो जैसे अब हमें मान लीजिए कि 1947 से पहले या 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब उस समय देश की आवश्यकता क्या थी, खाद्यान्न आपूर्ति की आवश्यकता, है ना। और जनसंख्या वृद्धि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति में भी उत्पादन करना, है ना। और जो उत्पादकता थी उसको क्या करना, बढ़ावा देना। कृषि में परंपरागत तरीकों से हटाकर कृषि को किस में लाना, नवीनीकरण करना, यानी उसको यंत्रीकरण बनाना, उसका वैज्ञानिक रूप से उसका उत्पादन करना। तो उस समय प्राथमिकता थी। इन सब चीजों के लिए एक लॉन्ग पीरियड टाइम चाहिए होता है। तो जो 20 से 25 वर्ष का जो समय है, एक लंबा दीर्घकालिक समय, उसको हमारे योजना आयोग ने 5 वर्ष का एक निश्चित
समय अवधि के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का निर्माण किया है। हमारा जो योजना आयोग है इसने क्या किया, 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लक्ष्य बनाए गए थे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या किया, साधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या की, पूरा भरसक प्रयत्न किया। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो आर्थिक नियोजन है, उसकी विशेषता क्या है, निश्चित समय, यानी निश्चित समय में ही हमें अपने टारगेट को पूरा करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला है संपूर्ण योजना। संपूर्ण योजना का मतलब है कि हमें किसी एक पहलू या एक अर्थव्यवस्था के किसी एक एस्पेक्ट या एक पहलू पर ध्यान न देकर हमें अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं पर क्या टारगेट करना होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू क्या हो सकते हैं, जैसे कृषि है ना, कृषि का क्या करना है, कृषि में वैज्ञानिक तरीके से यानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि में बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लाए गए, है ना। कृषि में सुधार, औद्योगिकरण करना, गरीबी को हटाना और उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय को अधिक करना, राष्ट्रीय आय को अधिक करना। तो ये संपूर्ण योजनाओं के एक जो प्लानिंग की जाती है स्टूडेंट्स, वो किसी एक पहलू को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के जितने भी पहलू होते हैं उनको ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर है प्राथमिकताओं का निर्धारण। अगली विशेषता है प्राथमिकताओं का निर्धारण। देखिए स्टूडेंट्स, प्राथमिकताओं का निर्धारण से मतलब है कि जितने हमारे पहलू होते हैं उनमें हमें किसी एक पहलू को पहले हमें क्या करना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बुनियादी पहलू को टारगेट बनाया तो उससे क्या होगा कि हमें एक आधार मिल जाता है ना। तो सबसे पहले टारगेट यानी बहुत सारी हमने बताया बहुत सारी हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है, लेकिन हमें सबसे पहले किस प्राथमिकता को महत्व देना है। हमें पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हमने 5-5 वर्ष की योजना बनाई, तो 5 वर्ष में सबसे पहले हमें किन किन बिंदुओं को प्राथमिकता देनी है, किन किन बिंदुओं को हमें प्रेफरेंस देना है। हमारे पास क्योंकि संसाधन क्या है, हमारे पास सीमित है, तो उन सीमित साधनों से हमें अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे पहले किन बिंदुवार किन किन एस्पेक्ट का, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर, किन किन प्राथमिकताओं को, किन किन जरूरतों को, किन किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करना है, योजना का संचालन किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को आधार बनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को आधार बनाया गया था। तो इसी तरह से एक एक पंचवर्षीय योजना में एक एक महत्वपूर्ण टारगेट को पूरा करते हुए आगे हम बढ़ते गए, है ना। और आज हम देख रहे हैं कि आज हमने लगभग सभी क्षेत्रों में क्या कर लिया है, एक तरह से सफलता प्राप्त की है, टारगेट को प्राप्त किया है, टारगेट के लक्ष्य तक पहुंची हैं, हम लक्ष्य के निकटतम स्थान तक पहुंचे हैं। और अब जो है योजना आयोग, है ना, योजना आयोग ने अब तक कितनी योजनाएं बना ली हैं, 12 योजनाओं का संचालन किया है। लेकिन अब, है ना, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह अब किसका स्थान आ गया है, किसने स्थान ले लिया है, नीति आयोग ने। ओके स्टूडेंट, अब योजना आयोग की जगह किसने स्थान ले लिया है, नीति आयोग ने। नीति आयोग कब से कार्यरत है स्टूडेंट, 1 जनवरी 2015 से,
है ना। कभी कभी आ जाता है कि नीति 2 नंबर के सवाल में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। योजना, जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राथमिकताओं का क्या किया जाता है, बहुत सारे हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी मतलब प्रथम प्राथमिकताओं को आधार मानकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ओके स्टूडेंट, फिर है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। छठी विशेषता क्या है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित रूप है, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी, यानी ये कोशिश की जाती है कि जो भी टारगेट पूरा किया जा रहा है, जो भी लक्ष्य पूरा किया जा रहा है, उससे समाज यानी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ही क्या हो, विकास हो। जो भी विकास किया जा रहा है उसमें केवल और केवल एक वस्तुनिष्ठ विकास ना हो, बल्कि व्यक्तिनिष्ठ विकास हो, है ना। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि केवल और केवल हम, ऐसा नहीं है कि भौतिक रूप से हमने विकास कर लिया और हमारी जो सामाजिक जो स्थिति है, परिवेश है, तो ना तो वहाँ शिक्षा है, ना वहाँ संस्कार है, नैतिक मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य नहीं है, प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें विकास कैसा करना है, सुधारात्मक, सामाजिक स्तर पर भी कैसा सुधार करना है, एक ऐसा सुधार करना है कि लोगों की जो हमारी अंधविश्वास की जो परंपरा पहले से चली आ रही है, उस अंधविश्वास को दूर करना है, लोगों को शिक्षित बनाना है, शिक्षा का प्रचार, मतलब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें केवल वस्तुनिष्ठ डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें कैसा करना है, व्यक्तिनिष्ठ डेवलपमेंट करना है। दोनों को ध्यान में रखकर ही हमें विकास का कार्य करना है। किसके माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो इसकी विशेषता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनमें सामाजिक कल्याण में वृद्धि का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। सातवीं विशेषता है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि एक पूरी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, है ना। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि देखिए 1991 से पहले जो भी औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का क्या था, एक भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका थी सार्वजनिक क्षेत्र की, है ना। 1948 से लेकर 1990 तक देश की जो औद्योगिक नीति थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। कौन से क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हर क्षेत्र को सरकार के अंडर में था, यानी निजीकरण को कोई महत्व या कोई बढ़ावा नहीं दिया गया था। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो विकास की दर थी वो क्या थी, बहुत पीछे थी, विकास आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के अंडर में था, तो कोई भी जो है विकास की जो दर थी वो बहुत धीमी गति से थी। तो ऐसे में 1991 में जो नीति बनाई गई, औद्योगिक नीति जो 1991 आई स्टूडेंट्स, उसमें एकदम से आमूलचूल परिवर्तन किए गए। यानी 1991 की नीति में मैंने आपको बताया था 3 चीजों को क्या रखा, आधार बनाया गया, क्या, उदारीकरण,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, ये अलग अलग विषय हैं। यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, जो भी जितने भी क्या कहते हैं व्यापार से संबंधित जितने भी हमारे नियम कानून थे उनको लचीला बनाया गया, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, यानी जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो टारगेट बनाया जाता है उसकी विशेषता एक ये भी है कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी हो। यानी ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिले 1991 की औद्योगिक नीति के माध्यम से। तो ये भी क्या है कि आर्थिक नियोजन की एक विशेषता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी विशेषताओं को देखा कि आर्थिक नियोजन से संबंधित बहुत सारी जो विशेषताएं थी, है ना, जिसमें केंद्रीय नियोजन, सत्ता, निश्चित उद्देश्य, निश्चित समयावधि, संपूर्ण योजना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजनाएं किसी भी विकासशील देश के लिए या किसी भी विकसित देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मार्ग होती है। विकासशील देश के लिए तो मार्ग किस चीज का मार्ग होती है कि वो विकास करने जा रहा है अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम जो है विकास करना है उसे, तो उसका एक मार्ग बनता है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, यानी आर्थिक नियोजन से, आर्थिक नियोजन है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। हमारा देश पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा था। 1917 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया और जो विकसित देश हैं वहां पर जो विकास है उसमें स्थिरता लाने के लिए आर्थिक नियोजन बहुत आवश्यक है। तो आर्थिक नियोजन को हमने विशेषताओं के माध्यम से देखा, इसकी विशेषताएं हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम पहलुओं को ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।